गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ को, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। तो ये दो टाइप के ग्राफ्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इन ग्राफ को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को डील किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ, है ना। अच्छा, सपोज हम एक ऑब्जर्वर हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, ना। तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो डेटा हमें कुछ इस तरीके से मिला। जब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट की या ऑब्जर्व की तो डेटा इस तरीके से दिख रहा है आपको। टाइम जब 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसी टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हमने टाइम के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया है या नोट किया है। अब इसको हमने ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका ग्राफ बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसलिए वेलोसिटी को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेलोसिटी को हम यहाँ v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस डेटा में हमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन इज कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। And we also know कि whenever the velocity of an object is continuously changed with respect to time, then the motion of an object is said to be accelerated motion. So in this situation, the motion of an object is said to be accelerated motion. And as I told you earlier, how to calculate the slope of a graph? Slope of a graph या slope of a curve. So we well know slope of a curve is calculated by the formula of change in dependent variable with respect to change in independent variable. This is a formula through which we can calculate the slope of any curve या any graph. But here we are interested in slope of velocity versus time graph. So how to calculate the slope of velocity versus time graph? Therefore, the slope of velocity time graph, है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास velocity time graph है, तो slope of velocity time graph in delta t time interval, आप किसी भी एक टाइम इंटरवल में कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है स्लोप। मैंने आपको बताया किसी भी कर्व का स्लोप ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, देखिए चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेलोसिटी है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे आपका टाइम, है ना। अब चेंज को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा, और वेलोसिटी को लिख दिया हमने v, क्योंकि v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेलोसिटी को यहाँ पे। चेंज डेल्टा और टाइम तो t लिख दिया हमने। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखिए ये क्या आपके पास है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी वेल नो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ये ना कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये क्या है आपका एवरेज एक्सीलरेशन है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्लियरली कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑब्जेक्ट के एवरेज एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप यहां से नोट कर लीजिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंट द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। और ये बात आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था
कि स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इन अ डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं यहां पे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ in delta t time interval represent the average velocity of an object in that interval of time, that interval of time, है ना। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है अपनी। ठीक है, अच्छा चलिए, तो अब हम इस ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेके स्लोप कैलकुलेट करते हैं ना। तो कोई सा भी टाइम इंटरवल हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया T1, ये हो गया T2, ये देखिए हमने नेम दिए हैं यहाँ पे, है ना। ये T3, ये T4, ये T5 और ये T6। तो कोई भी एक टाइम इंटरवल लेके हम अब स्लोप कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो मैं ये टाइम इंटरवल ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ तक का टाइम इंटरवल ले रहा हूँ ना। तो हम ये टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो इन पॉइंटों को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये ले रहे हैं हम टाइम इंटरवल, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का। तो ये पॉइंट हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इन दोनों पॉइंट को, क्लियर है बात। ये हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कितना, डेल्टा टी, और ये हो गया हमारा डेल्टा वी, है ना। तो इस टाइम इंटरवल में अब हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे डेल्टा टी दिखाया है वो कौन सा है, देखिए T5 माइनस, यहां से देखिए T5 माइनस T3। तो ये वाला टाइम इंटरवल है हमारा, और इस टाइम इंटरवल में हम इस कर्व का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, एंड हियर डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज T5 माइनस T3 इज इक्वल टू, तो क्या बना देखिए आपका, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जरा देखिए अब यहाँ पे हम एक एंगल बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने एंगल बनाया और इसका नेम दे दिया थीटा। ठीक है, ये बनेगा ना, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना यहाँ पे, तो इसका नेम हमने दे दिया थीटा। तो अब जरा ये चीज देखिए, थीटा के हिसाब से ये क्या बना आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या बना आपका बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, है ना। यह चीज हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी। देखिए कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट एंगल से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही नहीं है, कोई भी टाइम ग्राफ हो आपके पास, कोई भी टाइम ग्राफ हो, उस ग्राफ का स्लोप आप हमेशा टेंजेंट एंगल से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी यहां पे ये जो टेंजेंट एंगल है ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो टेंजेंट एंगल बनेगा वो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे सपोज थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, है ना। सपोज मान लिया हमने कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, तो यानी tan 45 डिग्री इसको कितना हो गया, देखिए tan 45 डिग्री ये बना हमारा, और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को, है ना। तो एक्सेलरेशन लिख दिया हमने। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1 हो गई ये आपकी, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और ये देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी जो एक्सेलरेशन आया यहाँ पे इस टाइम इंटरवल में वो कितना आ गया आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइम इंटरवल में टेंजेंट एंगल के थ्रू एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस टाइम इंटरवल में टेंजेंट एंगल के थ्रू एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया ना, ऐसे ही कर सकते हैं आप भी, है ना। अच्छा, अब देखिए हमने आपको लास्ट क्लास बताया था कि अगर थीटा की वैल्यू लेसर देन 90 डिग्री होती है तो tan थीटा आपका क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। ये लास्ट क्लास आपको बताया तो आपको याद होगा कि tan थीटा की वैल्यू जब भी 90 डिग्री से कम होती है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में टेंजेंट एंगल 90 डिग्री से कम आए तो इसका मीनिंग होगा कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव है।
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन टेन थीटा विल बी नेगेटिव, एंड अगर टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एसिलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी एसिलेरेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में टेंजेंट एंगल 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बने, तो एसिलेरेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। और आप यहां से देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ को भी डिस्कस किया था आपके साथ, है ना। जैसे मैं देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ ना, ठीक इसी तरीके से डिस्कस किया था मैंने आपके साथ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए, अब हम इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कोई एक दूसरा टाइम इंटरवल सेलेक्ट करके स्लोप कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो चलिए सपोज हम ये टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, T5 से T6 तक का। तो अब हम जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं उसको हम T' नेम दे देते हैं, और T' कहां से कहां तक है, T6 माइनस T5, ये टाइम इंटरवल अब हम ले रहे हैं। और इस टाइम इंटरवल में अब हम स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने डेल्टा T' नेम दे दिया, ठीक है, और इन दो पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ठीक। अच्छा, इस डेल्टा T' टाइम इंटरवल में सपोज जो वेलोसिटी में चेंज आया उसको हम डेल्टा V' नेम दे दे रहे हैं। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं स्लोप ऑफ VT ग्राफ इन डेल्टा T' टाइम इंटरवल, ठीक है। इससे पिछली बार हमने कौन सा टाइम इंटरवल लिया था, ये डेल्टा T का लिया था। अब इस बार डेल्टा T' टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं, और वहां पर हम स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो उसके टेंजेंट एंगल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यानी किसी भी ग्राफ का जो टेंजेंट एंगल होता है वो उस ग्राफ के स्लोप को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ टेंजेंट एंगल निकाल लें तो टेंजेंट एंगल क्या बता देगा हमें, स्लोप बता देगा। तो ये यहाँ देखिए, ये एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको ये एंगल बना, इसको हम नेम दे देते हैं θ1, है ना। और ये जो टेंजेंट एंगल बनेगा यहाँ पे वो इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप इंडिकेट करेगा। तो ये लिखेंगे tan θ1, ठीक। और स्लोप क्या इंडिकेट करता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, स्लोप इंडिकेट करता है एसिलरेशन को। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज एन एवरेज एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेल्टा T' टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखिए आप हमेशा, है ना, कि इस टाइम इंटरवल में जो ये टेंजेंट एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इस टाइम इंटरवल में एवरेज एसिलरेशन को इंडिकेट करेगा। अच्छा, अब देखो, आपको इस ग्राफ से एक चीज क्लियर नजर आ रही होगी यहाँ पे कि ये θ1 की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू थीटा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा बन रहा है, देखिए, है ना। आप चाहिए तो घर में एक ग्राफ बनाइए एक्चुअलिटी ग्राफ पेपर में, और फिर मीजर करके देख लीजिए आप, तो आपको प्रोटेक्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा कि θ1 ग्रेटर है किससे, थीटा से। अच्छा, θ1 ग्रेटर देन थीटा। अच्छा, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि tan θ1, है ना, और ये tan थीटा। देखिए, हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि एंगल बढ़ने के साथ tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते रहते हैं तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर θ1 ग्रेटर है थीटा से, तो इसका मीनिंग होगा tan θ1 भी ग्रेटर हो जाएगा tan थीटा से, है ना। और tan θ1 क्या इंडिकेट कर रहा है, tan θ1 इंडिकेट कर रहा है एवरेज एसिलरेशन इन डेल्टा T' टाइम इंटरवल, ठीक है। और tan थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है, एवरेज एसिलरेशन इन डेल्टा T टाइम इंटरवल। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का एसिलरेशन हाई है एज कंपेयर टू दिस वन टाइम इंटरवल, और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल एसिलरेशन के साथ मूव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टाइम इंटरवल में एसिलरेशन ज्यादा हो गया, इस टाइम इंटरवल में एसिलरेशन कम हो गया। तो इसका मीनिंग है कि ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट वेरिएबल एसिलरेशन के साथ मूव कर रहा है। चलिए ना, हम इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी
और भी डेटा इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो अभी तक तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हमने आपको ये टास्क दिया, क्योंकि अभी तक तो हम देखिए कौन सा स्लोप निकाल लेते हैं, एक टाइम इंटरवल का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं ना। पर अब हम आपको क्या टास्क दे रहे हैं कि स्लोप कैलकुलेट करिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में टाइम इंटरवल कितना होता है, टेंड्स टू 0 होता है ना। क्योंकि भैया पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर टाइम में टाइम इंटरवल कितना होगा, टेंड्स टू 0 ही तो होगा, यानी बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अभी तक टाइम इंटरवल इतना बड़ा था ना, अब हमने टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर दिया, इसको बहुत छोटा कर दीजिए, बहुत छोटा कर दीजिए, बहुत छोटा कर दीजिए, और छोटा करिए, छोटा करिए, तो एक पॉइंट पे आ जाएगा ना। ये देखिए, ये पॉइंट हो जाएगा एक। अगर आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करेंगे तो ये पॉइंट में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी अब हम जो स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस टाइम पे कैलकुलेट करेंगे अब हम। ठीक, तो जो हमारा टाइम हुआ, सपोज हम इस टाइम पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे T4। ठीक है, इस T4 टाइम पे हम अब स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो जो T4 है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, है ना। अब देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आप एक टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर रहे हैं ना, ऐसे करके छोटा 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 करते जा रहे हैं, और आप T4 पे ले आए उसको, तो भैया ये स्लोप ऐसा आएगा 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 और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अभी तक आपका ये स्लोप था ना, ये अब आपका टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये ऐसा आएगा ना यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा और ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये टेंजेंट बन जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए टेंजेंट बना दिया हमने इस पॉइंट पे। अब ये टेंजेंट का ये बना आपका टेंजेंट एंगल। ठीक, ये क्या बन गया आपका टेंजेंट एंगल। तो ये जो टेंजेंट एंगल होगा वही टेंजेंट एंगल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्लोप को इंडिकेट करेगा। ठीक, तो ये tan थीटा होगा आपका। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट का जो टेंजेंट एंगल होगा वही टेंजेंट एंगल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए यहाँ पे, अभी तक आप स्लोप कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आप ऐसे लिख रहे थे ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। पर अब आप इसमें टाइम इंटरवल कितना कर चुके हो, टेंड्स टू 0 कर चुके हो, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर चुके हो आप। तो अब ये बन गया, यानी इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अब टाइम इंटरवल पहले तो ये था ना, देखो पहले टाइम इंटरवल था, छोटा नहीं था टाइम इंटरवल, तो तब आप स्लोप को ऐसे लिख रहे थे। अब टाइम इंटरवल आपका बहुत छोटा हो गया, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो, तो अब टाइम इंटरवल को हम टेंड्स टू क्या कर देंगे, 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आप इस चीज को, है ना। और ये चीज क्या हो गई आपकी, जरा बताइए। इस चीज को हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और किस पॉइंट पे होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट T4। ठीक है, तो इस बात को आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस टाइम पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट का जो टेंजेंट एंगल होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा, उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, जैसे देखो सपोज मेरे को सपोज इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यानी T6 पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, या इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, और इस टेंजेंट का जो ये टेंजेंट एंगल बनेगा अब यहाँ पे, वो क्या इंडिकेट करेगा, ये टेंजेंट एंगल
इंडिकेट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t6 सेकेंड, है ना। t6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा ये टेंजेंट एंगल। चलिए, तो आई होप आपको यहां तक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। और एक और चीज ध्यान रखिए कि एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एवरेज एक्सीलरेशन को इंडिकेट करेगा, जबकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को इंडिकेट करेगा। चलिए, अब हम कुछ और टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया और कुछ इस तरीके से आया हमारे सामने, है ना। तो अब हम इसमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं थोड़ा सा, कि एक्सीलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का इस सिचुएशन में जब उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से स्लोप के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और स्लोप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। चलो, तो अब हम पहले कोई सा भी एक टाइम इंटरवल सेलेक्ट करके एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम सपोज ये वाला टाइम इंटरवल ले रहे हैं, यहां से और यहां तक का टाइम इंटरवल ले रहा हूं मैं। तो ये टाइम इंटरवल हमने ले लिया, ठीक है। इसको हमने डेल्टा टी बोल दिया टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सीलरेशन इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे आप, आपको मैं बता चुका हूं। एवरेज एक्सीलरेशन आप किससे निकाल देते हैं, सीधे सीधे टेंजेंट एंगल से निकाल लेते हैं, है ना। तो आप यहां एंगल ले लीजिए ये, और ये जो एंगल की वैल्यू होगी वही क्या इंडिकेट कर रहा होगा, ये जो टेंजेंट एंगल की वैल्यू होगी वही इंडिकेट कर रहा होगा एवरेज एक्सीलरेशन को। तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा वो इस टेंजेंट एंगल के इक्विवेलेंट आएगा, है ना। चलो, अब हम कोई दूसरा टाइम इंटरवल ले लेते हैं। सपोज हम ये वाला टाइम इंटरवल ले लेते हैं यहां से और यहां तक का, ठीक है, यानी t2 से लेकर t5 तक का टाइम इंटरवल। अब इस टाइम इंटरवल में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन को। तो इस टाइम इंटरवल को हम नेम दे देते हैं सपोज डेल्टा टी डैश, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन इन डेल्टा टी डैश टाइम इंटरवल, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपको बार बार कह रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टेंजेंट एंगल से, ना। तो ये वाला जो टेंजेंट एंगल बनेगा, अब बताओ यहाँ पे ये कितना एंगल बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ओब्वियसली है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। और स्ट्रेट लाइन हमेशा बेस पे क्या करती है, सेम एंगल सबटेंड करती है। तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा, ठीक। तो यानी आपको क्लियर समझ में आ गया कि जो एवरेज एक्सीलरेशन इस टाइम इंटरवल में है वही एवरेज एक्सीलरेशन इस टाइम इंटरवल में भी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों केस में टेंजेंट एंगल सेम बन रहा है। तो इसका मीनिंग है कि इस केस में ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ना। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है। अब देखिए, पहले डेल्टा टी टाइम इंटरवल में भी tan थीटा आया और डेल्टा टी डैश टाइम इंटरवल में भी tan थीटा आया ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है इस केस में। तो ये बात आप अब सीधे ध्यान में रखना, बार बार हम इतना शॉर्ट नहीं बताएंगे डिटेल से। आप सीधे याद रखिए कि जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे स्ट्रेट लाइन, तो इसका मीनिंग होगा कि ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अच्छा, अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करते हैं थोड़ा ना। तो चलो, सपोज हम इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको पता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो हम इस इंस्टेंट पे यानी इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t3 सेकेंड, है ना, इस वाले सेकेंड में हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट का जो टेंजेंट एंगल होगा वही क्या बता रहा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बता रहा होगा आपको। तो चलो, हमें इस टाइम पे क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे आएगा, ये आएगा टेंजेंट, है ना,
ये टेंजेंट आएगा। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट आएगा वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये देखिए जो टेंजेंट आएगा वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो भी तो थीटा एंगल सबटेंड करेगा, है ना। तो ये जो टेंजेंट होगा यहाँ पे, ये जो टेंजेंट एंगल आएगा वो क्या बता रहा होगा, वो t3 सेकेंड पे यानी इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बता रहा होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी कितना है आपका tan थीटा, और एवरेज एक्सीलरेशन भी कितना है tan थीटा, यानी इस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन सेम है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस तरीके से नजर आए आपको, तो यानी उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सीलरेशन सेम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा देखिए। तो क्योंकि देखो जो टेंजेंट एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है, टेंजेंट एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है, और जब एक्यूट एंगल बनता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन में या इस केस में ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और आना भी चाहिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है ना। तो हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होते रहे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अच्छा, तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को, है ना। सपोज हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अब एक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ इस तरीके से बन गया, इस डेटा के हिसाब से, है ना। तो देखिए इस केस को भी आप बिल्कुल इसी के तरीके से डील कर सकते हैं, जैसे आपने ये डील किया ना, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं आप इसको डील। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए एंगल क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, है ना। और एंगल सेम बनेंगे तो इसलिए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, हर बार कांस्टेंट होगी। और अगर tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इसका मीनिंग एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि tan थीटा ही क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सीलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। और अगर tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो इट मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। बट यहाँ पे जो एंगल थे देखिए वो एक्यूट एंगल बन रहे थे, और यहाँ पे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं तो इसलिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब भी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो इट मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों सिचुएशन में, क्योंकि इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है और इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए देखिए नेगेटिव, है ना। क्योंकि आप देखिए टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और हमें पता है ना कि व्हेन एवर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद टाइम, देन इट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज negative acceleration, and the negative acceleration in an object is also known as retardation या deceleration। अच्छा, अब अगर आप इस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो वो एवरेज एक्सीलरेशन के इक्वल ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन के इक्वल ही आएगा। चलिए, तो अब हम कुछ और टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी डिस्कस करते हैं ना। तो सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया और वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके से बना। तो अब इस केस में एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता है, हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं एक्सीलरेशन को, टेंजेंट एंगल से कैलकुलेट करते हैं, है ना। और क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है, इस सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री है, तो इसलिए tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। ये पता होना चाहिए आपको, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मीनिंग एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आए आपको, तो उस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और आना भी चाहिए था देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, है ना। और हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं आते तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना।
तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ और ग्राफ देखते हैं भाई, है ना। सपोज एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया और वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक, अच्छा अब आप मेरे को बताएंगे कि इस केस में ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है या नेगेटिव एक्सीलरेशन है। एक तो आप मेरे को ये बताएंगे, और दूसरा आप मेरे को बताएंगे कि इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करके देख लेते हैं ये दोनों चीजें, है ना। तो अगर आपको ये चीजें चेक करनी है तो देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले कोई भी रैंडमली 2 टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने एक टाइम ये सेलेक्ट कर लिया, एक टाइम ये सेलेक्ट कर लिया, है ना, T1 एंड T2। अब T1 टाइम पे जो मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूंगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सीलरेशन होता है उसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों पर्टिकुलर टाइम पे एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट T1। ठीक है, T1 पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे? मैंने आपको बताया था कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, आप उस टाइम पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, है ना, और उस टेंजेंट एंगल की जो वैल्यू होगी उसी को आप क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो tan थीटा की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, वो क्या बता रही होगी, वो इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बता रही होगी। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली अगर हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है एट T2 टाइम पे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें इस टाइम पे या इस पॉइंट पे, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस टेंजेंट का जो ये टेंजेंट एंगल बनेगा वो क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताएगा इस टाइम पे। तो tan θ2 ये बना दिया हमने, है ना। अब इस फिगर से आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए कि θ1 इज ग्रेटर देन है θ2 से। ये देखो ये एंगल बड़ा बनेगा, ये एंगल छोटा बनेगा, है ना। तो सिंस θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं tan θ1 इज ऑल्सो भी ग्रेटर देन tan θ2, क्योंकि हमें पता है एंगल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ tan थीटा बढ़ता है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। अच्छा अब tan θ2 क्या है, tan θ1 क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट T1, और tan θ2 क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट T2, है ना। तो इसका मतलब है कि जब टाइम बढ़ते जा रहा है, देखिए इधर को टाइम बढ़ रहा है ना, तो टाइम बढ़ने के साथ एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, देखिए। तो ये बोल सकते हैं आपकी इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देख लो जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, यहाँ से देखिए टाइम इधर को बढ़ा, तो टाइम बढ़ा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, देखिए डिक्रीज हो गई है ना, क्योंकि हायर टाइम पे एक्सीलरेशन की वैल्यू लो आ रही है। तो इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। अच्छा अब ये बताइए मेरे को कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो भी आप आराम से बता सकते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए जो थीटा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, बनना नहीं बनना, देखिए थीटा एक्यूट एंगल बन रहे हैं। अब अगर एंगल एक्यूट हो तो आपको पता है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो इस केस में आप बोलेंगे एक्सीलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है ना। और इस केस में भी आपको यही बताना है कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और दूसरा आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और इसको आपको खुद से करना है, देखिए ना। ये सपोज ये बना दिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बना दिया। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन में मेरे को बताएंगे कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और दूसरा आप मेरे को बताएंगे कि इस केस में एक्सीलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये आप खुद करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने ये किया है, ठीक है, ऊपर वाला। और अगर आप जरा ध्यान से देखिए तो बिल्कुल मैं उसी तरीके से डील कर रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स को भी, जिस तरीके से मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ डील की थी। ठीक है,
तो इसीलिए अगर आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ समझने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और अब हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। यह हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, और अब हम इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। और अब हम इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो उसके लिए देखिए मैं आपको टास्क देता हूं। मैंने आपको टास्क दिया कि कैलकुलेट एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, है ना। अब वो डेल्टा टी कोई सा भी टाइम इंटरवल हो सकता है, तो आप कोई सा भी एक रैंडम टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये वाला टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से और यहाँ तक का, ये वाला। ठीक, तो हमने जो टाइम इंटरवल सेलेक्ट किया वो कहाँ से कहाँ तक है, T3 से T6 तक है। तो T6 माइनस T3 ये हमारा टाइम इंटरवल है। और इस टाइम इंटरवल में हमें VT ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसको यहां से अटैच कर लेते हैं, यानी हमें इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम शेडेड कर देते हैं, जो एरिया हमें कैलकुलेट करना ना उसको हम शेडेड कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ से, इस टाइप से। ठीक है, तो यानी हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। यही तो हमें टास्क दिया है ना। ये देखिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेट द एरिया अंडर VT ग्राफ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा डेल्टा टी टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अच्छा अब बात आती है देखिए कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये इसका एरिया कैसे निकालें हमें यानी इसका एरिया निकालना। देखिए यहाँ से ये और ये एरिया निकालना हमें, है ना। पर अब बात आती है कि कैसे निकालें हम, है ना। क्योंकि अभी तक तो हमें मैथ में सिर्फ इतना पढ़ाया रहता है कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्किल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमें मैथ में सिखाया रहता है। बट ना तो ये ट्रेपीजियम है, ना ही ये क्वाड्रिलेटरल है, ना ही ये ट्रायंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये रेक्टेंगल है, और ना ही ये सर्किल है ना। तो अब आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तो आपने कहीं सीखा ही नहीं है ना। तो मैंने आपको जरा आप याद करिए इंटीग्रेशन को। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने में ही मदद करता आपकी। तो हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करके इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल मेथड से या नॉर्मल मैथमेटिक्स से तो हम इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, है ना। तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन की हेल्प से ही इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से, है ना। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक रैंडमली एक स्मॉल स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप तो इसमें आप एक रैंडमली एक कोई सी भी स्मॉल स्ट्रिप सेलेक्ट कर लीजिए। ये कर दी हमने स्ट्रिप सेलेक्ट, है ना। और बहुत ही पतली है स्ट्रिप, और इसकी थिकनेस हम मान के लेते हैं कि DT है। कितनी थिकनेस है इसकी, DT है इस स्ट्रिप की, ये हम मान के चलते हैं, है ना। और हम ये मान के चलते हैं कि इस स्ट्रिप की हाइट जो है वो V है ना, क्योंकि इधर वेलोसिटी चल रही है ना। तो हाइट हम इसकी V मान के चलेंगे, और थिकनेस कितनी मान के चलेंगे, DT, क्योंकि थिकनेस बहुत ही कम है इसकी। एज पॉसिबल एज, जितना कम हो सके आप उतना कम लीजिए, है ना। तो DT जो होगा वो लगभग टेंड्स टू 0 होगा। तो अब पहले हम इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे इस स्मॉल स्ट्रिप के एरिया के बेस पे ही। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी आप इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी लार्ज पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, उसके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेंगे और उस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे,
और फिर देन उसे पूरे लार्ज एरिया के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं। देखिए हम इस स्मॉल पोर्शन का एरिया निकालते हैं। हमें स्मॉल का नहीं निकालना, हमें तो लार्ज का निकालना है ना, पर हम लार्ज का एरिया कैसे निकालें, तो पहले हम स्मॉल का निकालते हैं, फिर देन लार्ज के लिए उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना होगा देखिए। तो एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए ये स्मॉल स्ट्रिप तो तुम्हें एक तरीके से रेक्टेंगल जैसी दिख रही है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसा होता है, साइड इंटू साइड। तो इसकी एक साइड कितनी है dt और दूसरी साइड कितनी है v, है ना, तो ये हो गया हमारे पास। तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कैसा आ गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब हमें लार्ज के लिए निकालना है ना, तो देखिए अगर हम ऐसी स्ट्रिप बनाते रहे, देखिए जैसे एक स्ट्रिप ये बनाई हमने, दूसरी स्ट्रिप ये बनाई हमने, ऐसे तीसरी स्ट्रिप ये बना दी हमने, ऐसे चौथी स्ट्रिप ये बनाई, पांचवी स्ट्रिप ये बनाई, ऐसे छठी स्ट्रिप ये बनाई, है ना। तो ऐसे करके अगर हम स्ट्रिप जोड़ते रहेंगे तो ये पूरा एरिया निकल आएगा, नहीं निकल आएगा हमारे पास। तो बस हम क्या करेंगे, हमें एक स्मॉल स्ट्रिप का एरिया पता चल गया, अब हमें पूरे लार्ज का निकालना है, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये ठीक। ये देखिए तो अब हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, है ना। देखिए हम यही तो करेंगे, स्ट्रिप ऐसे स्ट्रिप जोड़ते रहोगे आप, तो पूरा एरिया बन जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, तो इसलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे देखिए हम, है ना। तो T3 से स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रिप लगाना, और कहां तक लगाएंगे, T6 तक लगाएंगे, तो T6 तक, तो इसलिए हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां से यहां तक। ठीक है, तो आप एक छोटे से स्ट्रिप के एरिया को अगर T3 से T6 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पूरे लार्ज शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर VT ग्राफ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, T3 to T6 V dt, है ना। अच्छा अब आप एक चीज देखिए आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ये चीज हमने आपको बताई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है। तो अब यहां से आप देखिए तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू dt, है ना। और अगर आप इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए तो ये निकल के आएगा आपके पास, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, तो आपका x इज इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन v dt, है ना। तो ये क्या चीज है आपके पास, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है आपका, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही तो है, देखो वेलोसिटी इंटीग्रेशन हो रहा है वेलोसिटी का किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो किसके इक्विवेलेंट है, डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट है। तो ये चीज यानी क्या है, आपके डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और किस टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी, तो हम इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहां से देखो आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है ना। जबकि आपने देखा था VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है ना। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखेंगे हमेशा कि VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन इंडिकेट करेगा, जबकि VT ग्राफ का एरिया किसको इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। तो यानी हम एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को VT ग्राफ के एरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए अगर सपोज हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, सपोज हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस अगर टाइम ग्राफ होता, जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया ना, अब अगर सपोज हम ऐसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे एरिया निकालते हैं, सेम वही चीज, तो फिर क्या आता देखिए, आप देख लीजिए बिल्कुल सिमिलरली, है ना। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो उसको आप कैसे लिखते, देखो उसको आप ऐसे लिखते हैं T3 to T6, और यहाँ पे
वेलोसिटी के सामने क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी के सामने क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और टाइम तो टाइम रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, देखिए आपने ये चीज पढ़ी है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। अब यहाँ से डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू डी टी। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो ये बन गया हमारा, इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, ए इंटू डी टी। तो यानी जो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, देखिए एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में किसको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं, देखिए कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है वो क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। अच्छा, और अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करेगा ना, तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ऐसे तो निकालेंगे। अब ये क्या चीज है, देखिए तो ये कुछ भी नहीं है ना, ये फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है अभी, इसको आप कुछ भी नहीं बोल सकते। वैसे तो कुछ लोग इसको जर्क बोलते हैं, ठीक है, इसको जर्क डिफाइन करते हैं, बट फिलहाल अभी यहाँ फिजिक्स में ये डिफाइन ही नहीं है। एक्सेलरेशन को अगर आप चेंज इन एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको अभी फिजिक्स में कोई भी नेम नहीं दिया गया है, यानी ये अनडिफाइंड क्वांटिटी है अभी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं इंडिकेट करता है ना, पर जबकि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा मैं उसकी समरी ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे, है ना, समरी ये है कि स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप इंडिकेट करता है वेलोसिटी को। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इंडिकेट करेगा एक्सेलरेशन को। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, जबकि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इंडिकेट करता है वेलोसिटी को। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, तो एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए, देखिए बहुत काम की चीज है। चलिए देखिए, इस ग्राफ से हम और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे क्या, देखिए कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी है, तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस कर दूं तो ये स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा जैसे यहाँ पे था, देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट द एक्सेलरेशन। अब इस वेलोसिटी को अगर मैं स्पीड में कन्वर्ट कर दूं, है ना, तो स्लोप ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑल्सो इंडिकेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जैसे यहाँ पे था एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब अगर मैं यहाँ वेलोसिटी के सामने स्पीड कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि स्पीड का कनेक्शन डिस्टेंस के साथ होता है, वेलोसिटी का कनेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट द डिस्टेंस। चलिए तो अब इस कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन इन 2 आवर टाइम। तो ट्रेन की जो टोटल जर्नी है वो 2 आवर्स की है। इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज सोन इन फिगर, और ये ट्रेन का स्पीड टाइम ग्राफ बना के हमको दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी, है ना। तो हमें पता करना है कि ट्रेन के पास किस टाइम मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
देखिए पहले आप देखिए तो हमें 4 टाइम पीरियड गिवन है। पहला टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक गिवन है, दूसरा टाइम पीरियड ये गिवन है, तीसरा टाइम पीरियड ये गिवन है और चौथा टाइम पीरियड ये गिवन है। और हमें बताना है कि कौन से टाइम पीरियड में ट्रेन के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब हम इन चारों टाइम पीरियड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए चलिए, देखिए पहले टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करिए। देखिए तो पहले टाइम पीरियड में आपको क्या दिख रहा है कि टाइम इंक्रीज होने के साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होते जा रही है ना। और हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है टाइम इंक्रीज होने के साथ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, फिर सेकेंड टाइम पीरियड में देखिए, सेकेंड टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, ट्रेन की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है ना। टाइम देखिए बढ़ते जा रहा है और ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में टाइम के साथ वेरिएशन ना हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, है ना। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड में देखिए, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज होने के साथ ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होते जा रही है ना। तो इसलिए इस केस में भी एक्सेलरेशन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड में देखिए, यहाँ से 1 आवर से 2 आवर के टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे देखिए टाइम इंक्रीज होने के साथ ट्रेन की स्पीड डिक्रीज होते जा रही है ना। तो जब भी टाइम इंक्रीज होने के साथ स्पीड डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ इस टाइम पीरियड में ट्रेन के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ 0 एक्सेलरेशन है, इस टाइम पीरियड में फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और इस टाइम पीरियड में नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और हमें पता करना है कि कौन से टाइम पीरियड में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो देखिए इस टाइम पीरियड में तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है ना। और इस टाइम पीरियड में भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 एक्सेलरेशन है। तो अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस टाइम पीरियड में होगा या इस टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए हमें पता होता है कि स्लोप ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इंडिकेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी आपको कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है। देखा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है। और एक्सेलरेशन है ना, और स्लोप को हम कैसे दिखाते हैं, tan थीटा से। आपको पता ना, ये अभी पूरे लेक्चर में तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप बाय टेंजेंट एंगल। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, तो अब अगर हम ये पता कर लें कि कहाँ पे टेंजेंट एंगल ग्रेटर है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि टेंजेंट एंगल ही एक्सेलरेशन इंडिकेट करेगा। तो अब यहाँ पे टेंजेंट एंगल देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट एंगल हमने सपोज कर लिया θ1 है और यहाँ पे सपोज θ2 है। ठीक है, तो θ1 आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि θ1 इज लेसर देन θ2। ये देखिए, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है ना। और हमें ये भी पता है कि एंगल इंक्रीज होने के साथ tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर tan θ1 इज लेसर देन tan θ2। ठीक है, क्योंकि एंगल बड़ा होगा तो tan थीटा की वैल्यू बड़ी होगी और एंगल छोटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू छोटी होगी। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, देखिए ये tan θ1 क्या बता रहा है, tan θ1 इस टाइम पीरियड में आपको एक्सेलरेशन बता रहा है और tan θ2 इस टाइम पीरियड में आपको एक्सेलरेशन बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 0 to 0.5 आर। और ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 0.75 आर टू 1 आर। तो बताइए कौन सा एक्सेलरेशन हाई है, ये वाला एक्सेलरेशन हाई है ना, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट एंगल हाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेन के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस टाइम पीरियड में होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.75 आर टू 1 आर। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे ट्रेन के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब ये तो बड़ा डिटेल से मैंने किया। अब शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट आप फटाफट क्या करेंगे, देखिए आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो हमें पता है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है ना। तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो स्लोप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे तो 0 स्लोप है, यहाँ नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ पॉजिटिव स्लोप है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि क्या है, स्लोप हाई है, यहाँ पे स्लोप लो है, यहाँ पे स्लोप हाई है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन हाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन लो हो जाएगा। दैट्स ऑल।
अच्छा, अब सेकेंड क्या करना हमें कैलकुलेट, देखिए सेकेंड कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0.75 आवर टू 1 आवर। यानी हमें इस टाइम पीरियड में बताना है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है ना। अच्छा, अब देखिए हम आपको अभी बता चुके हैं, पूरे लेक्चर में हम यही बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट द डिस्टेंस, है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एसटी ग्राफ से, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एसटी ग्राफ गिवन है और एसटी ग्राफ में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस, तो हम एरिया से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इस साइडेड पोर्शन का एरिया निकाल लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस टाइम पीरियड में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है ना। तो यानी डिस्टेंस कवर्ड by the train is equal to area of shaded portion। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस shaded portion का एरिया कैसे निकालेंगे आप, है ना। तो इसको मैं नेम दे देता हूं A, B, C और D, है ना। तो ये जो shaded portion बना हो एक तरीके से एक ट्रेपीजियम बन गया, देखिए आप। तो ट्रेपीजियम का एरिया तो निकालना आता होगा आपको। तो एरिया ऑफ shaded portion इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, ट्रेपीजियम का एरिया आप कैलकुलेट करते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड कितनी है, BD। ये आपको आना चाहिए ना कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या आपने 9th 8th क्लास में सीखा हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया हमारे पास, है ना। और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा वही एरिया ऑफ शैडेड पोर्शन होगा, और एरिया ऑफ शैडेड पोर्शन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्टेंस को। तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 0.75 आवर टू 1 आवर, है ना। क्योंकि हम सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकाल लें, तो जितने पोर्शन का एरिया निकालोगे उतने ही पोर्शन में तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है ट्रेन ने। चलिए, तो अब इसको कैलकुलेट करिए 1/2 AB की वैल्यू कितनी दी है, देखिए आपको 20, है ना। यहाँ से AB की वैल्यू 20 है, प्लस 20 का है किलोमीटर पर आवर में, हाँ, प्लस CD की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ देखिए 50। तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर इंटू BD की वैल्यू कितनी दी है, देखिए BD की वैल्यू दी है, तो ये 1 है और ये 0.75 है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 1 में से 0.75 माइनस कर देंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी, और BD की वैल्यू आएगी 0.25, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इससे सॉल्व करके आएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 8.75 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया आपके पास, ठीक है, क्योंकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और यहाँ किलोमीटर बचेगा क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में ही आएगी आप। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी यहाँ से और यहाँ तक के टाइम इंटरवल में जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करी है वो 8.75 किलोमीटर करी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक बात क्लियर हो गई कि हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। यही बात मैं आपको बता रहा था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। और इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जेक्ट के मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ्स गिवन है। देखिए, डिफरेंट टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ्स गिवन है, और इनके करस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जेक्ट के मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यानी कहने का मतलब है आपको इन पोजीशन टाइम ग्राफ्स को ऑब्जर्व करना है और इसके बेस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे, और वो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको इस चैप्टर में बहुत बार बता चुका हूं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। ये बस इस कंसेप्ट के बेस पे ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, और ये कंसेप्ट हम पूरे चैप्टर में ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो पहला पोजीशन टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, देखिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए, अगर आप स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या आएगा बताइए।
स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ ही तो किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, यानी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखिए इस तरीके से, क्योंकि वेलोसिटी 0 है ना, तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 यहाँ पे होगी, देखिए तो इस टाइप से बन जाएगा इसका ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से गिवन हो कि ऑब्जेक्ट का, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। चलिए अब सेकंड ग्राफ में चलते हैं। देखिए तो सेकंड पोजीशन टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से गिवन है ना, और हमें इसके बेस पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं इसका ना। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, देखिए स्लोप पॉजिटिव है। देखिए एक तो ये चीज़ चल रही है आपकी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना कंटिन्यूसली, तो स्लोप एक तो आपका पॉजिटिव है ना, और दूसरा यूनिफॉर्म है। देखिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या आता है, यूनिफॉर्म आता है, तो स्लोप एक तो पॉजिटिव है और दूसरा यूनिफॉर्म है। और स्लोप किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो इसका मीनिंग वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और साथ में यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, है ना। तो अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट भी रखनी है और पॉजिटिव भी रखनी है। तो पॉजिटिव इधर आएगा, इधर साइड चलेगी पॉजिटिव, और कांस्टेंट रखनी है, तो इस टाइप से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है ना। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके बेस पे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताइए जरा कैसे बनेगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इस केस में एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा ना, तो इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ के बेस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेस पे आप एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, देखिए यहाँ पे ना। अब यहाँ पे अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, तो स्लोप क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे स्लोप यहाँ पे एक तो नेगेटिव है ना, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है ना, तो स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। तो स्लोप नेगेटिव भी है और साथ में कांस्टेंट भी है। और स्लोप क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। तो अब आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो आपको वेलोसिटी नेगेटिव भी रखनी है और कांस्टेंट भी रखनी है। तो देखिए नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ आएगी, यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी या नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, तो नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ आएगी। और कांस्टेंट भी रखनी है तो कांस्टेंट ये रख देंगे हम ऐसे। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव भी है और साथ में कांस्टेंट भी है ना। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे। और अगर मैं इसका बोलूँ इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी एक्सीलरेशन कितना है, 0 है ना, तो इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। अच्छा अब नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं हम, है ना। तो अब नेक्स्ट ग्राफ में हमें देखिए चौथे ग्राफ में, है ना, ये फोर्थ वाला ग्राफ है, ये थर्ड वाला है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो जो फोर्थ ग्राफ है उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, और हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें क्या है ना, पहले आप देखिए यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ से और यहाँ तक देखिए, तो यहाँ से और यहाँ तक पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या करते जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पहले तो स्लोप देखिए नेगेटिव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है ना, टाइम के साथ डिस्टेंस क्या करते जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जब भी टाइम के साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा आपका, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ तक स्लोप नेगेटिव आएगा, ठीक। अब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट, हो गया ना, 0 हो जाएगा यहाँ पे स्लोप। कांस्टेंट नहीं बोलेंगे आप, 0 बोलेंगे, है ना, 0 होगा यहाँ पे स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा आपका 0, ठीक। अच्छा उसके बाद यहाँ से देखिए आगे, यहाँ से फिर कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है स्लोप। क्यों इंक्रीज हो रहा है स्लोप, क्योंकि टाइम के साथ साथ पोजीशन की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, देखिए इंक्रीज होते जा रही है। तो इसके बाद जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्लियर है बात। तो पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर स्लोप 0 हुआ और फिर स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है। और स्लोप क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को,
तो यानी वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हुई। तो जीरो पहले नेगेटिव से जीरो पहुंच रही है और फिर जीरो से पॉजिटिव पहुंच रही है। इसका मतलब वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, क्योंकि पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हुई। तो इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम आगे चलते जा रहा है वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि पहले देखिए टाइम कम था तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी जीरो हुई, और टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। तो इसलिए मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसी के बेस पे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ। वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से चलेंगे हम, है ना। पहले नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है यहाँ पे वेलोसिटी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है देखिए, तो वेलोसिटी नेगेटिव से जीरो की तरफ आ रही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव से ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और जीरो की तरफ को आएगी। ये यहाँ पे जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, और फिर उसके बाद क्या हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है। तो पॉजिटिव यहाँ चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का इस तरीके से गिवन हो, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, है ना। और सारा जो हम ये बता रहे हैं वो किसके बेस पे बता रहे हैं, सिर्फ इस कंसेप्ट के बेस पे बता रहे हैं सब कुछ, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, कि ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है इस तरीके से, ये दे दिया मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना के दिखाइए मेरे को, ठीक है। ये दिया पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने ऐसे दे रखा आपको, और आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाएंगे मेरे को कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई, और इसे आप खुद से कर लेंगे इस क्वेश्चन को जो मैंने दिया है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारे ग्राफ्स ख़त्म होते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस की।